हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। आपने थंबनेल देखा होगा, उस पे लिखा हुआ है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, कौन विजयी रहा। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे क्या क्या हुआ। ठीक है, देखो हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जो है राजपूत काल। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में कोई सम्राट शेष नहीं बचा था। और उस हर्षवर्धन के समय में आपको मालूम है कि कन्नौज बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुका था। बहुत ही एक उस और इसको महोदयश्री का नाम भी दिया गया था इसी वजह से। और जब इसकी ख्याति की वजह से ही छोटे छोटे राजाओं ने यहाँ पर शासन करने की बहुत कोशिश की। ठीक है, और इसी क्रम में जो उदय हुआ था राजपूतों का उदय हुआ था इसी क्रम में कि उन्हें कन्नौज पर शासन करना था। ठीक है, देखो कन्नौज की उत्पत्ति के बारे में कुछ बात कर ली जाए तो कन्नौज को कर्नल जेम्स रॉड स्मिथ और कनिंघम इन सब ने बताया था कि ये विदेशी जातियां थीं। जबकि जो चंद्रप्रदायी थे उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो ऋषि वशिष्ठ हुए थे, उन्हें जो दुष्ट थे बहुत परेशान किया करते थे। तो उनका संहार करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था। और उस यज्ञ से इन चारों की उत्पत्ति हुई थी, गुर्जर प्रतिहार की, चौहान की, परमार की और चालुक्य की। ठीक है, तो ये यज्ञ से उत्पन्न थे चंद्रप्रदायी के अनुसार। बात कर लेते हैं हम अपने त्रिपक्षीय संघर्ष की। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल हुए थे। तो शामिल हुए थे पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये पाल जो थे वो बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में शासन करते थे, जबकि गुर्जर प्रतिहार राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में, और राष्ट्रकूट ये दक्षिण भारत में शासन करते थे, नर्मदा नदी के दूसरी तरफ। ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण की तरफ। ठीक है, देखो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में समझा जाए उससे पहले इन सब वंशों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें समझ में आए कि कौन शासक किस तरीके से किससे लड़ाई की थी। ठीक है, देखो बात कर लेते हैं पहले पाल वंश की। ये बता ही चुके हैं हम तुम्हें कि ये बंगाल का क्षेत्र में शासन करते थे। देखो इनके संस्थापक थे गोपाल। इसका सबसे प्रमुख जो राजा हुआ था वो था धर्मपाल, और ये धर्मपाल ही था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ना सिर्फ भाग लिया था बल्कि एक बहुत लंबे समय तक कन्नौज पर शासन भी किया था इन्होंने। ठीक है, देखो धर्मपाल ने विक्रमशिला बौद्ध विहार की क्या कराई थी, स्थापना कराई थी, जो आगे चल के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से मशहूर भी हुआ था। ठीक है, चलिए इस वंश के बारे में इतना ही काफ़ी है। आगे बात कर लेते हम गुर्जर प्रतिहार वंश की। तो इसके संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम थे, और इनको दंती दुर्ग ने हरा दिया था। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने इनको हरा दिया था। इसके बाद इनके जो पुत्र थे वत्सराज, उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। इन्होंने ही सबसे पहले इनकी इच्छा थी कि कन्नौज पर शासन किया जाए। इन्हीं के महत्वाकांक्षा का परिणाम था त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, देखो अगला जो इस गुर्जर प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण राजा है वो है मीर भोज। कौन, मीर भोज। इन्होंने बराह अवतार की उपाधि धारण की थी। ये कहते थे कि मैं विष्णु का अवतार हूँ। ठीक है, देखो वत्सराज के दरबार में कवि रहा करता था, मीर भोज के दरबार में कवि था राजशेखर। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं रची थी। एक कर्पूर मंजरी और दूसरी काव्य मीमांसा। और इसी वंश का दूसरा प्रमुख शासक हुआ था महेंद्रपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम जो शासक हुआ था वो था यशपाल। ठीक है, बात कर लेते हैं हम अगले महत्वपूर्ण वंश की जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था, वो है राष्ट्रकूट वंश। इसके संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग। ये वही दंती दुर्ग हैं जिन्होंने नागभट्ट प्रथम को हराया था। सही है, इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो थी मान्नाखेट। इसी वंश के बहुत प्रतापी शासक हुए थे कृष्ण प्रथम। इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। और इसी क्रम में आए नेक्स्ट शासक वो थे ध्रुव। त्रिपक्षीय संघर्ष में इनके ही प्रतिभागी रहे थे। और दूसरा था, और अगले थे कृष्ण द्वितीय। मिहिर भोज को नर्मदा नदी पर इन्होंने पराजित किया था। मिहिर भोज कौन थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। अब त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर लेते हैं। यही महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इसके, वो आपको सब कुछ यहीं से
क्लियर हो जाएगा मैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष गुज्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने क्या किया था, धर्मपाल को हरा दिया था। लेकिन इधर धर्मपाल को हरा दिया था, वो भी कन्नौज पर शासन करना चाह रहे थे और ये भी। लेकिन हुआ क्या था, इन्होंने धर्मपाल को तो हरा दिया, लेकिन उधर ही जो राष्ट्रकूट शासक थे ध्रुव, उन्होंने धर्मपाल के साथ मिलकर ये वत्सराज को हरा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, देखो राष्ट्रकूट जो शासक थे वो दक्षिण की तरफ थे, उन्हें कन्नौज पर नर्मदा नदी पार करके कन्नौज की तरफ आना काफ़ी मुश्किल काम था, इसलिए उन्होंने धर्मपाल की मदद की थी। धर्मपाल को अपना समर्थन दिया था। तो धर्मपाल ने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और इस पर शासन भी किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वत्सराज का पुत्र आया था नागभट्ट सेकंड। आपको ध्यान से समझना है, ये एक स्टोरी की तरह आपको समझेंगे तो आप सब कुछ ध्यान में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो नागभट्ट सेकंड ने क्या किया था, इसने फिर धर्मपाल को पराजित कर दिया और कन्नौज पर अधिकार जमा लिया। और फिर से राष्ट्रकूटों ने क्या किया, धर्मपाल की मदद की। और इस बार नागभट्ट सेकंड को किसने हराया था, राष्ट्रकूट के गोविंद तृतीय ने पराजित किया था और फिर से धर्मपाल को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है और फिर नागभट्ट प्रथम ही जो कन्नौज पर अधिकार कर लेता है और उसे अपनी राजधानी भी बनाता है। सही है, राष्ट्रकूटों की हिम्मत नहीं थी या उनके पास इतने साधन नहीं थे कि नर्मदा नदी को पार करके उस तरीके से अपना अधिकार जमाया जाए जैसे जितना आसान ये गुज्जर प्रतिहार और पाल वंश के लिए था। तो इसलिए वो शांत हो गए और अंततः किसका शासन हो गया कन्नौज पर, नागभट्ट सेकंड का, यानी कि गुज्जर प्रतिहार वंश का। तो आपको अपने दूसरे सवाल का जवाब मिल गया हुआ कि कौन विजयी हुआ था, तो गुज्जर प्रतिहार विजयी हुए थे त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है, प्रमुख राजपूत वंशों की बात कर लेते हैं, जो मुख्य हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो मुख्य हैं हम उनकी बात करेंगे। पहला तो यही है हमारा गुज्जर प्रतिहार, दूसरा चौहान, तीसरा परमार कहाँ के थे, मालवा के थे। चौहान राजस्थान और दिल्ली के थे। गुज्जर प्रतिहार के बारे में आपको बता ही दिया, गुजरात और राजस्थान से थे। देखो चालुक्य कहाँ के थे, चालुक्य को सोलंकी भी बोला जाता था, ये गुजरात के सोलंकी या गुजरात के चालुक्य के नाम से मशहूर थे। चंदेल ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाए जाते मतलब वहाँ शासन करते थे अपना। सिसोदिया मेवाड़ राजस्थान से संबंधित थे और गहड़वाल कन्नौज से। ठीक है, देखो चंद्रबरदाई ने क्या कहा था, चंद्रबरदाई ने तो जो राजपूत वंशों की संख्या 36 बताई थी कि 36 राजपूत वंश हुए हैं अब तक भारतवर्ष में। तो चलिए अब कुछ प्रमुख वंश हैं, देखो 2-3 वंश तो हम पढ़ चुके हैं, जो कुछ और प्रमुख वंश हैं उनके बारे में और पढ़ लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ते हैं परमार वंश के बारे में। देखो परमार वंश का क्षेत्र जो था वो था मालवा। इसके संस्थापक कौन थे, कृष्णराज या उपेंद्र राज भी बोलते थे इन्हें। और इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो थे हर्ष या सीयक भी कहा जाता था इन्हें। इन्होंने न्यासधीय चरित्र की रचना की थी। ठीक है, देखो इनके और जो प्रमुख राजा हुए थे वो थे राजा भोज। ठीक है, इन्हें कविराज के नाम से भी जाना था। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की थी। इन्होंने अपनी राजधानी धारा को बनाया था, धारा। और धारा उस समय विद्या और मंदिरों का केंद्र हुआ करती थी। इन्होंने भोपाल में भोजपुर झील का भी निर्माण कराया था और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। किन्होंने, राजा भोज ने। सही है, ठीक है। नेक्स्ट वंश पढ़ लेते हैं हम अपना, गुजरात का सोलंकी वंश। इसके संस्थापक कौन थे सोलंकी वंश के, मूलराज प्रथम। इन्होंने अपनी राजधानी कैसे बनाया था, अहिलवाड़ को। ठीक है, इसके प्रमुख शासक थे भीम प्रथम। ये भीम प्रथम वही हैं जिनके समय में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। इसका मतलब ये हार गए थे महमूद गजनबी से। इन्हीं के सामंत थे बिमल शाह ने जो माउंट आबू पर जैन दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना, वो बनवाया था। ठीक है, और ये गुजरात का सोलंकी वंश है। इसके अंतिम जो शासक थे वो थे भीम सेकंड। और इनके समय में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ये सोच रहा था कि जैसे महमूद गजनबी ने भीम फर्स्ट को हरा दिया था, मैं भी जाऊंगा, मैं भी हरा दूंगा। लेकिन भीम सेकंड ने बहुत बुरी तरह से मोहम्मद गौरी को हराया था, बहुत बुरी तरीक़ा से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले वंश की। तो अगला वंश हमारा चौहान वंश। कौन सा, चौहान वंश। और चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव। इसके प्रमुख शासक एक तो ये थे
विग्रहराज चतुर्थ, और सबसे प्रमुख शासक और अंतिम शासक भी थे ये पृथ्वीराज तृतीय। देखो पृथ्वीराज तृतीय का विवाह किसके साथ हुआ था? जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ। दरअसल ये संयोगिता का अपहरण करके ले आए थे, जिसकी वजह से जयचंद जो बहुत ही नाराज हो गए थे, और उन्होंने जब मोहम्मद गौरी ने उनके ऊपर आक्रमण किया था तो उनका साथ दिया था। ठीक है, एक तरह से भारत के खिलाफ गद्दारी की थी, और मुसलमानों के जो आक्रमण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनका साथ देकर, तभी उनका वर्चस्व यहाँ बन पाया, स्थापित हो पाया। ठीक है, तभी तो कहते हैं भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। चलिए, और पृथ्वीराज के दरबार में कवि हुआ करते थे जो उनके राज कवि थे, और उनके मित्र भी थे चंद्रवरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है, पृथ्वीराज रासो। देखो पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान का जो 2 युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी के साथ, पहला हुआ था 1191 में। इन्होंने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था, लेकिन 1 साल बाद मोहम्मद गौरी फिर से पूरी तैयारी के साथ आया, और पृथ्वीराज चौहान ने ये सोचा कि भाई हमने पहले भी हराया है ना, बाद में हरा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। जब 1192 में दोबारा युद्ध होता है तो गौरी जीत जाता है, गौरी से ये पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख वंश थे जो राजपूत काल से संबंधित थे। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पेट में यहाँ से बाहर कुछ नहीं मिलेगा, और आप उम्मीद करते हैं हम कि आपने त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत अच्छे से समझा होगा। चलिए, और आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि क्यों हुआ था और कौन विजयी रहा था, कैसे कैसे सब बातें। ठीक है, चलिए अब के लिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक।